हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स का, और ये है इसका लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट, जिस पर से जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं ये बनेंगे। रेजिस्टिविटी मैंने लिख दिया है, आप रेजिस्टेंस भी इसमें इंक्लूड कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, हर एक लेक्चर, हर एक सेशन की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इस चैनल की मैंने जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पर मैनुअली सर्च कर लेना अभिषेक साहू सर फिजिक्स, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आप अगर किसी भी लेक्चर को सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, चैप्टर 1 लेक्चर 2 बाय अभिषेक साहू आप लिख दें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरीके से चैप्टर 3 लेक्चर 2 या लेक्चर 1 या लेक्चर 3 बाय अभिषेक साहू क्लास 12 लिख के सर्च करेंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। या फिर आप जो है लाइन से लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी आप सब वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या था। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और अभी हम जो है ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आपने ओम्स लॉ बेसिकली बचपन में मतलब 9th-10th क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक, लेकिन एक बार हम फिर से शुरुआत करेंगे और जो है उससे आगे की बातें जानेंगे। देखो, आप समझते हो कि भाई अगर हमारे पास ये कंडक्टर, देखो ओम एक साइंटिस्ट थे, ओम एक साइंटिस्ट से कहानी की शुरुआत है जिन्होंने क्या किया, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप बताया। देखो, एक्चुअल में कोई भी आपका बैटरी है तो उस बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है कि नहीं, प्लस और माइनस टर्मिनल में। तो एक्चुअल में क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में आपको करंट फ्लो कराना है, तो आपने ली और एक बैटरी कनेक्ट करा दी। अब बैटरी कनेक्ट करा दी तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो ओम जानना चाहते थे कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट में क्या कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से उन्हें क्या पता पड़ रहा है कि अगर इस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हैं तो करंट भी हो जाता है डबल। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया तो करंट भी हो गया आधा। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 4 गुना कर दिया तो करंट भी हो गया 4 गुना। तो यहां से उन्होंने पाया कि यदि आप करंट जैसा जैसा बिहेवियर, आप जैसा जैसा जो चेंज है आप पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करेंगे, वैसा वैसा चेंज भी किसके साथ होगा, करंट के साथ होगा। तो वहां से उन्होंने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। मतलब कंडक्टर के किनारों पर, एंड्स पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा जाएगा उस पर ही करंट डिपेंड करने वाला है। तो यहां से हमें मिल गया करंट डिपेंड करता है किस पर, टर्म जो है पोटेंशियल डिफरेंस पर। इसको हम और में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओम ने ऐसे ही इसको लिखा तो हम भी इसको ऐसे ही लिखेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसमें क्या, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को सुबह करते हैं और सेम एक्सपेरिमेंट को दोपहर में करेंगे तो रिजल्ट में ना चेंज आएगा। क्यों, एक्चुअल में सुबह टेम्परेचर कम होता है, दोपहर में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो उनको ड्रिफ्ट करके करंट बनाने में प्रॉब्लम होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे केस में करंट कम हो जाएगा। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप देख रहे हो, अगर आपने जो है सुबह वोल्टेज को डबल किया तो आपने देखा करंट भी डबल हो गया। लेकिन अगर वही काम आपने दोपहर में किया तो आपने वोल्टेज को तो डबल कर दिया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से दोपहर में करंट डबल नहीं हो पाया, थोड़ा सा जो है डबल से कम हुआ। तो यहां पर तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो पा रहा है, हाँ, कि भाई वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर ओम ने, जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने बताया कि भाई ओम्स लॉ वैलिड है। कब तक, जब तक कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं।
आप किसी भी तरह का मैकेनिकल स्ट्रेन जो है नहीं होने देते, मतलब लेंथ में चेंज नहीं होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सभी चीजें कांस्टेंट रखते हैं, हर बार आइडेंटिकल कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि भाई जो रिजल्ट है वो भी सेम आएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है नाउ। तो इसके बाद क्या देखा गया, इसके बाद देखा गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो यहां पर आप जानते हो जब भी ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तब एक कांस्टेंट आता है जिसको नाम दिया गया R, और यहां पर ये R क्या है, वेयर R इज रेजिस्टेंस, वेयर R is proportionality constant, where R is proportionality constant called resistance। आप लोग इन सारी चीजों से बिल्कुल जान परिचित हो, आप फेमिलियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है आप भी जानते हो, लेकिन फिर भी हम आसानी से इसको डिस्कस करेंगे। देखो तो यहां पर समझो, रेजिस्टेंस पर भी बात करने वाले हैं। यहां पर समझो कि अगर मुझे V और I के लिए ग्राफ बनाना है, VI ग्राफ बनाना है, तो V और ये I, तो ये मेरे पास V है और ये मेरे पास I है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप यहां पर देखो कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट ही बढ़ेगा, ठीक। तो अगर आप यहां पर देखते हैं कि R की वैल्यू मैं निकालता हूं तो यहां से कितनी हो जाएगी, V अपॉन I। R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी मीनिंग होता है रुकावट। क्या होता है, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं VI ग्राफ का स्लोप मैं बताना चाहूं तो ये क्या बताया जाता है, मतलब VI ग्राफ का स्लोप है वो क्या बताता है, रेजिस्टेंस। तो यहां पर R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल V अपॉन डेल I, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, या सिंपल V अपॉन I से भी आप इसका स्लोप बता सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक। तो देखिए ज़रा, एक्चुअल में अभी हमें जो है ओम्स लॉ का प्रूफ भी करना है कि भाई ओम्स लॉ को हम जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है हम उसको प्रूव करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में। इससे पहले जो हमने इस डेरिवेशन में पहले रेजिस्टेंस वगैरह जो आई हुई है यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन करेंगे, और अगर आप चाहें तो हम इसको प्रूफ भी पहले ही कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो में मजा आना चाहिए पहले। हाँ, तो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो आप रेजिस्टेंस जानते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट, सॉरी हाँ ऐसा बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। अब टकराते हैं, जैसे मान के चलो मैंने कहा कि भाई आपकी छुट्टी हो गई, ठीक, क्लास से बाहर निकल रहे हो। अब अगर नॉर्मल बच्चे आराम आराम से बाहर निकल जाएं तो ठीक है, लेकिन किसी भाई बच्चे ऐसे बोला जो है मैं तो अब ऐसे ही जाएगा, ठीक, अब ऐसे लहराते हुए चलने लगे, हाँ, तो आपस में कोलाइड करने लगे, टकराने लगे। कोई नशे में आ रहा है, अब कोई आकर के इससे टकरा गया, वो आकर के इससे टकरा गया, भगदड़ मचा, बोलो क्लास में बॉम्ब है। तो अब क्या होगा, जो बच्चे आसानी से जो है 10 सेकंड में बाहर निकल सकते थे, अब वो 30 सेकंड में बाहर निकलेंगे। बोला बॉम्ब है, मैं इसको अंदर ही छोड़ूंगा और मैं बाहर निकल लूं पहले, है कि नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है, कोलिजन से जो करंट है वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो आसानी से आगे एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सकते थे, ये अब देर में पहुंच पाएंगे। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ कोलिजन बढ़ता है और उससे रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस मतलब करंट के रास्ते की रुकावट। तो देखो पढ़ते हैं हम इसको जरा। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट्स SI यूनिट इज ओम। तो भाई कितनी रेजिस्टेंस, इसको हम किसमें बताते हैं, ओम में। नाउ आगे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 मीटर लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, सुनो अभी क्या होता है, मान के चलो आपके पास पूरा कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। अब आप समझो यहाँ पे, चलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात बाद में करें ना, तो अभी समझो रेजिस्टेंस की बात करते हैं पहले। मान के चलो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमने बैटरी लगा के रखी हुई है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। अब मुझे करंट फ्लो कराना है, तो करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूं, तो करंट फ्लो होगा। अभी आप देखो करंट फ्लो होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या देखो करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। हाँ, क्योंकि जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है, हमने पढ़ा हुआ है ना कि करंट की एक्चुअल डायरेक्शन कौन है, बोले इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। लेकिन जब
तक हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता पड़ा, तब तक साइंटिस्ट ने करंट की डायरेक्शन मान ली थी क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमें ये मान के चलते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि अब वो साइन कन्वेंशन हमें वैसे ही लेना है, लेकिन करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन किस साइड भागते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की साइड। ठीक, तो आप ही समझो, अगर इन इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो इसके रास्ते में रुकावट होगी ना। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं इसकी लेंथ को और बढ़ा दूं कुछ इस तरीके से, अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ को और बढ़ा दूं खींच करके, तो आप मुझे ये बताइए कि इसकी रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगी या रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, बताओ जरा मुझे, बोलिए। इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता साफ हो जाएगा कि इनको प्रॉब्लम होगी, बोला सर प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम ये बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस लेंथ को बढ़ाने से बढ़ जाती है, जबकि अगर इसी वायर को मैं इसे थिक कर दूं, मोटा कर दूं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दूं, तो आप ये देखेंगे कि भाई यही इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में आसानी होगी। तो अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम हो जाती है, ये चीज हम यहां पे समझ सकते हैं, टकराना इनका कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। तो कह सकते हैं हम कि रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है, हाँ, साइज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, और ऑब्वियस सी बात है मटेरियल पर तो डिपेंड करती ही है। क्यों, कॉपर होगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगी, स्टील होगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगी, आयरन होगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगी, क्योंकि हर एक मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक, चलिए नाउ अभी देखो, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों फैक्टर को हमने कंबाइन किया, तो यहां पर हम लिखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यहां से हम ये समझेंगे कि R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लगाया, देखो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तब तक कांस्टेंट आएगा, और यहां पर कांस्टेंट हमने क्या यूज कर दिया, यहां पर हमने कांस्टेंट यूज किया, R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटा और ये आ गया रो L बाय A। यहां पर ये रो क्या है, यहां पर रो कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कांस्टेंट या फिर रेजिस्टिविटी। याद रखें कि स्पेसिफिक कांस्टेंट या रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, समझे। नाउ अभी देखिए यहां पर समझो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, या इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ये क्या होता है समझिए। तो अगर मेरे पास एक बड़ा सा कंडक्टर है, ठीक, उस बड़े से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, तो वहां पर रेजिस्टेंस कुछ क्रिएट होगी। तो उस पूरे कंडक्टर में जो भी रेजिस्टेंस, जो भी रुकावट होगी, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। उसकी कुछ वैल्यू होगी, 1000 ओम, 10,000 ओम, 1,00,000 ओम, वो एक अलग बात है। लेकिन उसी बड़े से कंडक्टर की 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम की जो भी रेजिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब आप अगर मार्केट से 1 क्विंटल आलू लेके आते हैं या 1.5 क्विंटल आलू लेके आते हैं, ये हो गया भाई टोटल प्राइस, ठीक, टोटल सब्जी का प्राइस, ठीक। लेकिन 1 किलो का भाव क्या है, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी या क्या कहलाता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, 1 किलो का भाव है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और 1 मीटर लेंथ में कितनी रुकावट है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और ये डिपेंड करती है किस पर, ये डिपेंड करती है मटेरियल पर एंड टेम्परेचर पे, ठीक। चलिए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, लेकिन उसका यहां पर कुछ भी जिक्र नहीं होता है, वो हम अलग से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर हम और डिस्कशन कर लेंगे, जैसे कि, ठीक है, नाउ इसके यूनिट के बारे में बात करें तो यहां से जो रो का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी, आप इसको समझ लो कि यहां से रो का फॉर्मूला बन जाएगा, रो इज इक्वल टू R A बाय L। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम,
ए की यूनिट है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट एरिया है ना, लेंथ की यूनिट मीटर है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो रो की जो यूनिट आ जाएगी ये आ जाएगी ओम मीटर। क्या आ जाएगी? ओम मीटर। ठीक, ये इसकी यूनिट हो गई, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, बहुत आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए अब इसमें क्या होता है ना, जैसे आपने यहां पर कुछ चीजें देखी, यहां पर आपने समझा कि भाई रेजिस्टेंस, ये देखो ये वी आई ग्राफ का स्लोप की अगर हम बात करें तो क्या पता पड़ता है? रेजिस्टेंस। और अब रेजिस्टेंस क्या होती है ये भी आपने समझ लिया। रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ये भी आपने समझ लिया। अब यहां पर हमें समझ लेना है कि अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं, तब इन चीजों पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि छोटी सी बात पर आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपसे कहा जाए कि ये आपके पास एक लेंथ है, मतलब ये आपके पास एक स्लैब है, ठीक, इसकी लेंथ हो गई L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सामने से हमने मान लिया A। ये क्या है? इसकी लेंथ है L। अभी आप मुझे ये बताओ कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है? हमने कहा इसकी रेजिस्टेंस है R। अभी देखना कि हमने क्या किया कि एक सेम एरिया, या मैं कहूं कि भाई इसी के आगे हमने क्या किया कि एक और स्लैब ऐसी ही ली और इसके आगे जोड़ दी कुछ इस तरीके से। ये देखो कुछ इस तरीके जोड़ दी। तो आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। रुको जरा, सब्र करो। आपको लगे बोला सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आपको कुछ इसमें जरूरी बताने वाला हूं। देखो ये L और ये L, तो लेंथ डबल हो गई। ऑब्वियस सी बात है कि जो रुकावट होगी अब वो भी डबल हो जाएगी। तो लेंथ को डबल कर रहे हैं तो सर ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगी। हाँ, लेकिन लेंथ को डबल करने का मेथड अभी आपने क्या लगाया कि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया। ये अभी भी A है और पहले भी A था, सिर्फ आपने क्या किया? लेंथ को डबल किया है। लेकिन अब जरा देखो कि अगर मेरे पास ये एक वायर है या एक स्लैब है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है L, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसकी लेंथ है L। अभी क्या हुआ? सेकंड केस, अब आपने इसको स्ट्रेच किया, ऑन स्ट्रेचिंग। अगर आपने इसको स्ट्रेच किया तो आप क्या पाएंगे कि स्ट्रेच करने पर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन इसका एरिया भी तो, अगर सोचो कि मेरे पास एक ही चीज है, अगर मैं उसको स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर रहा हूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो छोटा हो रहा होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि लेंथ तो 2L हो गई, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहां पर आधा हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में रेजिस्टेंस जस्ट डबल नहीं होती, ऐसे केस में रेजिस्टेंस हो जाती है न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स N स्क्वायर टाइम्स। समझना। तो आप भी समझो, कभी भी जब क्वेश्चन में कहे ऑन डबलिंग लेंथ, इस चीज पे ध्यान देना है। ऑन डबलिंग लेंथ को डबल करने पर, ऑन डबलिंग लेंथ रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है? तो रेजिस्टेंस भी हो जाती है डबल। लेकिन आप यहां पर ध्यान दें कि ऑन डबलिंग लेंथ बाय स्ट्रेचिंग, जब आप स्ट्रेच करते हैं, वायर खींचते हैं, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी कैसा हो जाता है? ये भी आधा हो जाता है, या ये भी इसमें भी चेंज आता है। तो जब इसमें चेंज आता है तो भाई उस केस में जो है यहां पर प्रॉब्लम पड़ेगी। तो आप यहां पे देखेंगे ऑन डबलिंग लेंथ बाय स्ट्रेचिंग, खींचेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है भाई? 4 टाइम्स, डबल कर रहे हो तो 4 टाइम्स, या फिर और N स्क्वायर टाइम्स। N क्या है? N है कि भाई आपने खींच करके उसको कितना बड़ा कर दिया है। बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि प्रूव नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। हाँ देखो जरा,
मान के चलो कि आपको इस यहां से ये चीज क्लियरिटी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। क्या बोला उसने बोला कि यदि आपने क्या किया कि एक आपके पास इनिशियली एक कोई वायर होगा, ठीक, इसकी लेंथ कुछ L है, आपने इसकी लेंथ को खींच के, मैं इसको ऐसे बता देता हूं कि ये कोई वायर इस तरीके से होगा, ये कोई वायर इस तरीके से होगा, ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसकी लेंथ L है, और आपने इसको स्ट्रेच करके ऑन स्ट्रेचिंग, आपने अगर इसको स्ट्रेच किया तो कितनी हो गई लेंथ इसकी लेंथ हो गई 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हो गई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है यार। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताना कि आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आए हो, और आपका कमेंट मुझे सच में बहुत मोटिवेशन देता है। मुझे जानकर के बड़ी खुशी होती है कि कम से कम आप यहाँ तक पहुँच पाए। आपका ही अकेला कमेंट आए तब भी चलेगा, और बच्चों का कमेंट आए तो आपको भी अपना कमेंट जरूर से करके बताना है। ठीक, कैसा हालचाल है आपका ये भी मुझे कमेंट बताओ। ठीक, बाकी टेलीग्राम वगैरह से तो आप जुड़े हुए हो। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जरा, लेंथ को हमने कर दिया डबल 3L। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। ठीक, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर लेंथ को अगर आप क्या कर दोगे 3 टाइम्स, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हो जाएगा 3 टाइम्स कम। लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो आप याद रखिए कि स्ट्रेच करने पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ऑन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। भाई लेंथ चेंज होती है, एरिया लेंथ बढ़ती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाता है, तो ओवरऑल एरिया इनटू लेंथ कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख दूंगा कि भाई इनिशियल लेंथ कितनी है इसकी, L1 कितनी है, L। ठीक, चलिए A1 कितना है, A। R1 कितनी है, हम इसको लिख सकते हैं रो L1 अपॉन A1। अच्छा, क्या खींचने पर मटेरियल बदलता है, नहीं बदलता ना। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है R, ये रो, इसको हम रो 1 रो 2 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल रो में काम चल जाएगा क्योंकि मटेरियल चेंज थोड़ा हो रहा है ना। अभी देखो लेंथ L2 कितनी कर दी गई, 3 टाइम्स ऑफ L। क्या यहाँ पर मुझे एरिया के बारे में पता है, नहीं पता। तो वैसे तो मैं बोल सकता हूँ A/3 हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखो हमने लिखा कि भाई A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। स्ट्रेच करोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब एरिया इंटू लेंथ का जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहेगा। अब A1 L1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू L, और A2 की जगह लिख सकता हूँ A2 इंटू L की जगह 3L। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू क्या बचा, A2 इज इक्वल टू बचा A/3, A/3। अब आप ये समझो यहाँ पे, अब आप ये समझेंगे, ध्यान से देखो क्या करना है यहाँ पर आपको। तो मतलब ये अगर 2-3 नंबर में आता है, कि जैसे कभी स्टेट बोर्ड में आ जाता है 3 नंबर में, हाँ CBSE में बेसिकली 2 ही नंबर में प्रूव करने को देखा, तो आपको इस तरीके से पूरा लिख के इसको कर सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीमेंट भी हमें निकालना है इसमें। चलिए, तो क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर अपन एक काम करेंगे कि एरिया तो निकाल दिया, आप निकालेंगे भाई R2। तो R2 इज इक्वल टू, मतलब नई रेजिस्टेंस निकालनी है ना, कितनी हो जाएगी। वैसे तो हम देख के बता सकते हैं 3 टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर R2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो L2/A2। यहाँ समझो R2 इज इक्वल टू रो L2 की जगह पे क्या हो जाएगा 3L, और A2 की जगह पे क्या हो जाएगा A/3। जब ये 3 ऊपर पहुंचेगा तो 9 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर देखो रो, और ये L/A, 9 रो L/A। तो रो L/A क्या होता है, देखो जरा वहां पे रो L/A, यार मतलब यहाँ पे समझ लो L1 की जगह हम L लिख सकते हैं, A1 की जगह A, क्योंकि यही तो वैल्यू इनकी। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ R1। तो R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। समझ गए, 9 टाइम्स हो गया। अगर यहाँ पे बोलता कि भाई n टाइम्स, तो यहाँ पर n का स्क्वायर हो जाता, तो 3 का स्क्वायर ही तो होता है 9। नाउ परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो परसेंटेज इंक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ी है ना, कैसे निकालेंगे नाउ। तो यहाँ पर आप लिखें इसको परसेंटेज नाउ। तो यहाँ पर आप लिखो फाइनल रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, R2 है 9R1 माइनस ये कितना है, ये आपके पास R1, और ये भी है आपके पास R1 इंटू 100। चलिए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 8R1
अपॉन R1 इंटू 100। चलिए नाउ तो ये कितना आ गया, तो ये 800%, इसमें 800% इंक्रीमेंट हो गया। मतलब अगर कोई भी चीज़ डबल हो जाती है, कोई भी चीज़ डबल हो जाती है तो हम बोलते हैं 200% हो गई। अगर कोई चीज़ ट्रिपल हो जाए तो 300%। यहाँ पूछ रहा है ये कितनी हो गई, ये 9 टाइम्स बढ़ गई, तो हमने निकाला है परसेंटेज इंक्रीज निकाला है, कितनी बढ़ गई, तो बोला 800% बढ़ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सेम फॉर्मेट से कर सकते हैं, बाकी देख के भी कर सकते हो। हाँ, एक नंबर में कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम ग्राफ्स की बात करेंगे थोड़ी सी। हाँ, क्योंकि ग्राफ भी पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम बात करें स्लोप की, हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। सीबीएसई में तो दबा के पूछे जाते हैं ये ग्राफ पर क्वेश्चन, यहाँ से ओम्स लॉ से। चलिए, लेकिन अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो आपको समझना है कि स्लोप जो है वो आपसे दो टाइप के ग्राफ के पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है VI ग्राफ का और एक पूछा जा सकता है IV ग्राफ का। तो अगर हम बात करें VI ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, समझे। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक स्लाइड और एक्स्ट्रा ओपन करूंगा। तो VI ग्राफ का जो स्लोप है ये आपको ऑल्दो लिखा हुआ मिल जाएगा, ये बताता है मुझे रेजिस्टेंस। ठीक ना। अगर मैं कह दूं कि IV ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, IV ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, तो ये भी बताएगा रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस ही बताएगा, याद रखना। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है सर, दोनों ही रेजिस्टेंस बताएंगे, दोनों ही पॉजिटिव वगैरह बताएंगे। लेकिन यहां पर क्या है समझो कि जब मैं बात कर रहा हूं ना स्लोप ऑफ VI ग्राफ is inversely proportional to slope of IV ग्राफ। ठीक, स्लोप की कहानी कुछ ऐसे समझो, समझ गए कि VI ग्राफ का जो स्लोप होगा ना ये इनवर्स होगा IV ग्राफ के स्लोप के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको हम यहां पर किस तरह के समझेंगे ये जरा मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहली चीज VI ग्राफ का या IV ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, आंसर है रेजिस्टेंस बताता है। ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब आप ये देखो कि भाई यहां पर ये जो VI ग्राफ में कंडक्टर के लिए बात करें तो स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा है, स्ट्रेट लाइन। अब समझना ये VI ग्राफ है, ये IV ग्राफ है। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आता है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन बढ़ता है, तो कोलिजन बढ़ने से जो करंट है वो कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ी, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो गया। लेकिन करंट के बारे में हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, तो एक बार फिर टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ी, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो फिर स्लोप भी ज्यादा, क्योंकि यहां पर ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है रेजिस्टेंस, और ये लाइन क्या है, स्लोप। ये क्या है, स्लोप। तो अगर स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस कम। बट दिस इज फॉर VI ग्राफ। IV ग्राफ में क्या है, IV ग्राफ में समझ लो, यहां पे समझो, स्लोप ज्यादा, मैं हिंदी में लिख दूं समझ जाओगे, स्लोप हायर। चलो हिंदी में लिख दो, स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक, चलिए यहां पे IV ग्राफ में स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। उल्टा हो गया, IV ग्राफ में क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये कब की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ऑन कंपैरिजन या इन कंपैरिजन, कंपैरिजन केस। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तब ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कंपेयर करेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर कुछ समझाता हूं, जैसे कि ये देखो, ये VI ग्राफ का स्लोप है, ये रेजिस्टेंस बता रहा है, और ये भी VI ग्राफ का स्लोप है। ये मटेरियल A के लिए है और ये मटेरियल B के लिए है। चलिए अब आपको ये समझना है, कि भाई A मटेरियल और B मटेरियल के लिए,
तो ये बताओ दोनों मटेरियल में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में स्लोप देख लेंगे, जिसका स्लोप ज्यादा, जैसे ये θ2 और ये θ1, तो आप देख रहे हो θ2 ज्यादा है, बी का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ बी का जो स्लोप है वो ज्यादा किससे, ए के स्लोप से, स्लोप ऑफ ए। तो हम क्या बोलेंगे कि बी की रेजिस्टेंस ज्यादा और ए की रेजिस्टेंस कम। ठीक, इसी तरीके से आपसे वो ये भी पूछ सकता था कि भाई किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो याद रखो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां पर ये भी समझ सकते हैं कि यहां से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा देता हूं, तो आप यहां से ये भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर की बात करें तो भाई टेम्परेचर ऑफ बी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपसे पूछ भी लिया जा सकता है कि भाई इसका जो टेम्परेचर है ये कम हो सकता है। टेम्परेचर वाले क्वेश्चन ही बन जाते, तो आप इस तरह से यहां पे बताएंगे ना। अब मान के चलो यही केस अगर आपसे IV ग्राफ में पूछा जाता तब क्या होता। ठीक, चलिए तो मैं यहां पर यही डायग्राम बनाता हूं, बट आई विल टेक द केस ऑफ IV ग्राफ। ठीक है, चलिए देखो मैंने यहां पर भी एक बार फिर लिख दिया, स्लोप ऑफ IV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ VI। चलिए अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये लिख दिया मैंने V, चलो मैंने इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, VI ग्राफ था ना ये। अब अगर ये ऐसे ऐसे हो जाए IV ग्राफ, मतलब y एक्सिस पे I और इस पे, तो देखो अब आप ये समझो कि IV ग्राफ में क्या हो जाता है, उल्टा। IV ग्राफ पे उल्टा कि स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। चलिए तो आप यहां पर देखो θ2 ज्यादा θ1 से, समझे। तो हम ऐसा बोलेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ बी का स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप कम है। तो फिर आप क्या समझेंगे, तो आप ये समझेंगे ना कि भाई यहां पर IV ग्राफ है, IV ग्राफ है, तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा कि बी का स्लोप ज्यादा तो बी की रेजिस्टेंस कम और ए की रेजिस्टेंस ज्यादा। टेम्परेचर में भी ऐसे हो जाएगा भाई, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसका टेम्परेचर भी कम और इसका टेम्परेचर ज्यादा। समझ में आ गया। चलिए भाई, चलिए तो ये हो गया। तो IV ग्राफ और VI ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको यही सब बताया होगा। चलिए तो क्लियर हो गई सारी बातें। अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलिए यहां पर कोई ठीक है, चलो तो अगर मैं आपसे पूछता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, बताओ मुझे कि विच मटेरियल हैज हायर टेम्परेचर। चलिए, या विच टेम्परेचर इज हायर, ऐसा बोल देते हैं, विच टेम्परेचर from graph is higher। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है, which temperature from graph is higher। ठीक ना, अब आपको यहां पर ये दे दिया, ये इस तरह डायग्राम बना के कि भाई साफ सुथरे की तो बात ही अलग है। ये देखो ये V ये I, या फिर ऐसा कर दें ये I और ये V, समझ गए। चलो अब आपसे पूछा इस तरीके से, ये लिखा है T3 और ये लिखा है T4, बस T1 T2 कहां गए, T3 T4 समझो। बताओ जरा कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है आपके हिसाब से, हाँ बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, क्या सोचो। देखो तो हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे पहले कौन सा ग्राफ है। अगर ये VI ग्राफ होता ना, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो अगर ये VI ग्राफ होता ना तो ये इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन ये कौन सा ग्राफ है, ये IV ग्राफ है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई यहां पर देखो ये θ2 और ये θ1। ठीक, चलिए तो यहां पर आप ये देखो θ2 बड़ा है, θ1 छोटा है। तो यहां पर आप ये देखिए रेजिस्टेंस इसकी सेकंड वाले की, या फिर मैं ऐसे बोलूं θ4 की बात करें, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं नाउ। तो अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दूं तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा
कि भाई ये क्या है, ये है θ3 और ये क्या है, ये है θ4। ठीक ना, तो आप यहां पर देखो θ4 ज्यादा है और θ3 कम है, तो यहां पर स्लोप, चलिए तो आप यहां पर देखो कि टेम्परेचर 4, या मैं ऐसे बोलूं आईवी ग्राफ है ना, तो रेजिस्टेंस फोर्थ वाले की कम है और थर्ड वाले की ज्यादा है, क्योंकि आईवी ग्राफ है, आईवी, बिकॉज इट इज आईवी ग्राफ। देखो आप लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं पहले से ही ब्रैकेट में लिख के इसमें मैंने छोड़ दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाद में बोला सर ऐसे कैसे, ठीक ना, तो सुनो, तो यहां पर टेम्परेचर 4 कम है और टेम्परेचर 3 ज्यादा है, ये आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं। अभी देखो ये ग्राफ सीबीएसई में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत पूछा जाता है। तो देखो रेजिस्टेंस का ग्राफ कई बार आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी दे दिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, आपके मन में आ सकता है कि सर रेजिस्टेंस कैसे जो है पॉजिटिव है नेगेटिव हो सकती है। तो ग्राफ में जब रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव कहा जाता है, और जब कम हो रही है तो उसको नेगेटिव कहा जाता है। क्लियर है? चलिए तो आप यहां पर देखो, मैंने सारी चीजें मेंशन करी हुई है, तभी तो मैं बोलता हूं कि भाई ये जो नोट्स है ना एकदम शॉर्टेस्ट एंड फाइनेस्ट नोट्स हैं। आप इसको अच्छे से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां से डाउनलोड करो। अगर लेट ज्वाइन करोगे तो ये सारी चीजें फाइल्स वगैरह सब मिस हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, देखो जरा, तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक, और याद रखिए पॉजिटिव रेजिस्टेंस में स्लोप हमेशा कैसा होता है, लेस देन 90। कैसा होता है, लेस देन 90। स्लोप कैसा है, स्लोप है लेस देन 90, है क्या नहीं। और अगर ग्राफ नेगेटिव है, स्लोप कैसा होगा, 90 से ज्यादा एंगल बन रहा होगा। चलिए यहां पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया यहां पर आपसे, देखो जरा कि विच रीजन, या ऐसे लिखो, इन विच रीजन, कौन से रीजन में, इन विच रीजन रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, रेजिस्टेंस इज, कौन से रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है। तो आंसर है भाई जिस रीजन में जो स्लोप होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा होगा, उस रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे किस पॉइंट पे। तो स्लोप कैसे देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एक्स एक्सिस से टेंजेंट जो है, या एक्स एक्सिस से कोई भी एक्सिस कितना एंगल बना रही है उससे अपन स्लोप देखते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर मुझे यहां देखना है, इस देखो यहां पर इस बी पॉइंट पे स्लोप देखना है, तो ये थोड़े से कर्व है तो सीधा नहीं है ये, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे टेंजेंट, इस बी पॉइंट से पास होता हुआ टेंजेंट। तो यहाँ देखूंगा 90 डिग्री छोटा एंगल बन रहा है ना, 90 छोटा, तो ये स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, बी पे भी और सी पे भी। लेकिन अब आप यहाँ देखो, इस ई पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप बताना है तो क्या करूंगा, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो यहां से टेंजेंशियली पास हो, है कि नहीं। तो यहां पर अगर स्लोप देखूंगा तो एंगल देखूंगा तो कितना, करीब 150 डिग्री बन रहा होगा, 90 से ज्यादा है। तो यहां पर ई पे क्या हो रहा है, ई पे स्लोप कैसा है, ई पे स्लोप नेगेटिव है, तो ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक, अच्छा यहां पर देखो, यहां पर कैसी रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस। यहां पे देखिए डी पे भी कैसी रेजिस्टेंस है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ना अगर मैं आपसे कहता हूं क्यों, क्योंकि डी से भी अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 90 से ज्यादा एंगल बनेगा ना, यही बात हो रही है। चलिए ना, अब आपसे कहा जाता है कि विच रीजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लिख सकते हो इन डीई रीजन रेजिस्टेंस नेगेटिव है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन ओम्स लॉ इज फॉलोड, ओम्स लॉ इज फॉलोड, कौन से रीजन में ओम्स लॉ फॉलो किया जा रहा है या ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। आंसर में लिखो, चेक करो यहाँ पे, ये क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है। हाँ बोला सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तो है। इस ग्राफ को पहले तो पहचानने को दे दिया जाता है ये कौन सा ग्राफ है, एक बात। दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूँ, लिख रहे हैं अपन अभी। हाँ, दूसरी चीज इसमें क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 1-2 बार पूछा हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए है ये। चलो तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो कर्व है, ये वाला जो पार्ट है ये लीनियर है, कैसा है, लीनियर है। देखो ये वाला जो रीजन है, ये बीसी वाला जो रीजन है, ये कैसा, एकदम स्ट्रेट है। बीसी वाला रीजन कैसा है, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट।
ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि BC रीजन इज लीनियर, so it follows ओम्स लॉ। तो ये क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ है ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनाइड, IV ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनाइड। इसको हम क्या लिखते हैं, GAAS। ठीक, चलिए ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए ग्राफ है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, CBSE ने काफी पूछा हुआ है इसको। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे कोई वैसे भयंकर वाले न्यूमेरिकल नहीं आते, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। ठीक है ना, अब मैं देखो, अभी देखो इसमें क्या पूछा रहा है भाई, 2 वायर्स हैं, इसमें ज्यादा तो नहीं रह गया है, एक आधी 2 स्लाइड्स और रह गई हैं, इसके बाद हमें प्रूव करना है ना। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, देखो जरा आपको खुद से बनाना पड़ेगा इसको। अगर हमारे पास 2 वायर हैं, दोनों की लेंथ बराबर क्या, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, सॉल्व करवा देता हूं। देखो जरा, अगर मेरे पास 2 वायर हैं, अगर मेरे पास 2 वायर हैं, दोनों की लेंथ कैसी है, दोनों की लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल है। ठीक है ना, इसकी लेंथ L है, और क्या दिया है, 1 इज कॉपर एंड अदर इज मैंगनीज, विच वायर इज थिकर, और क्या दिया है, चलो मैं और यहां पे लिख देता हूं, which is thicker if they have same resistance, if they have same resistance, अगर उनके पास, अगर उनकी जो है रेजिस्टेंस सेम है, तो कौन सा वायर ज्यादा थिक है। चलिए, तो मैं यहां पर करता हूं कि मान के चलता हूं कि इस वायर की जो लेंथ है ये क्या है, इस वायर की जो लेंथ है ये L है। ठीक, इस वायर की लेंथ है L, और इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है R। ये भी कहा जा रहा है कि दूसरा एक और वायर है हमारे पास, इस वायर की लेंथ भी कितनी है, L है, रेजिस्टेंस कितनी है, एक मिनट थम जाओ जरा। हाँ जी भाई, ये कुछ इस तरह का सीन बना दिया। ठीक है, कहा जा रहा है कि भाई दोनों ही वायर की लेंथ कितनी है, एकदम बेकार सा लग रहा है ना, मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा तरीके से। कहा जा रहा है कि दोनों ही वायर की लेंथ तो सेम है, लेंथ तो दोनों की सेम है, कितनी कितनी, मतलब L, लेकिन एक वायर क्या है, एक वायर थिक है और दूसरा वायर उससे थोड़ा कम थिक होगा। तो इन दोनों की रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस भी है R, इसकी रेजिस्टेंस भी है R, और इसकी रेजिस्टेंस है L। ठीक, अभी समझो, इसकी लेंथ भी है L ना। अभी उसने कहा है कि एक वायर कॉपर है, दूसरा मैंगनीज है, हमें पहचानना है भाई कि कौन सा वायर थिक होगा। इस तरह केस बना के दे दिया। एक बार फिर पढ़ूं क्वेश्चन को कि मान के चलो ये वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ L है, इसकी रेजिस्टेंस R है। एक और वायर है जिसकी लेंथ भी L है और उसकी रेजिस्टेंस R है, लेकिन ये वायर थोड़ा सा जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो हमें पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा वायर कॉपर का है और कौन सा वायर मैंगनीज का है। अब ये हमें कैसे पता पड़ेगा, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा। सोचो कि कॉपर तो मेटल है, मैं आपको थोड़ा सोचना समझा रहा हूं कि कॉपर क्या है, कॉपर मेटल है। तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है पर यूनिट वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम है कि नहीं। लेकिन मैंगनीज एक अलॉय है। मैंगनीज क्या है, मैंगनीज एक अलॉय है, मैंगनीज क्या है, एक अलॉय है, और अलॉय की रेजिस्टिविटी होती है हाई रेजिस्टिविटी। अब अगर इसकी रेजिस्टिविटी हाई है तो होता क्या है एक्चुअल में कि भाई इसके लिए, अगर देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं आपसे क्या कह सकता हूं यार
मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई कोई भी चीज ना बहुत ज्यादा है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा है, ठीक, और कोई चीज बहुत कम है, लेकिन दोनों ने सेम लेंथ ऑक्यूपाई करी है। तो ये बताओ कि उन दोनों में से किसने ज्यादा थिकनेस कवर करी होगी। सोचो, जो चीज ज्यादा है, लेंथ भले ही दोनों ने सेम कवर कर ली, लेकिन थिकनेस, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ना एक 500 का नोट है, 500 रुपीज नोट, ठीक, और मेरे पास एक 500 के नोट की एक गड्डी है, ठीक है। अब बताओ जरा, और सर गड्डी में लेंथ बढ़ जाती है क्या? नहीं, मान के चलो, तो ये क्या है मेरे पास, ये 500 का नोट है और ये क्या है, 500 के नोट की गड्डी है। तो आप ये देखेंगे दोनों ने अल्टीमेटली जो यहां पर जो जगह घेरी है वो तो क्या है, वो सेम है, लेंथ दोनों सेम कवर करी है। अब मैं पूछता हूं कि ये बताओ कि किसने ज्यादा वॉल्यूम कवर करके रखा है। इसने तो एक पतली जगह ली होगी ना, किसने ज्यादा वॉल्यूम कवर करके रखा है? तो क्या बोलोगे भाई, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन इसका गड्डी है, तो गड्डी है तो भाई इसके पास ज्यादा नोट भी होंगे, ज्यादा नोट होंगे तो फिर ज्यादा वॉल्यूम चाहिए ना इसको, तो गड्डी ने ज्यादा वो कवर करके रखा होगा। हाँ, तो बस वही चीज कही जा रही है कि मैंगनीज की रेजिस्टिविटी हाई है और कॉपर की जो है कम है। तो भले ही दोनों की रेजिस्टेंस जगह बराबर गिर रहे हैं, भले ही दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, ओवरऑल रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन अगर सेम लेंथ में बात करी जाए तो मैंगनीज की थिकनेस कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर दोनों की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर हो गए तो फिर ऐसे केस में मैंगनीज की जो रेजिस्टिविटी वो ज्यादा होने के कारण से कभी भी जो है सेम लेंथ में रेजिस्टेंस बराबर नहीं हो सकती। समझे? तो भाई ये क्या है, ये मैंगनीज है। मैंगनीज, जो मैंगनीज की रेजिस्टिविटी हाई है तो भाई इसको रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस को मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, तभी तो दो कॉपर और मैंगनीज की जो रेजिस्टेंस तभी तो सेम हो पाएगी, है कि नहीं? अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी छोटा हो गया, सोचो, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी छोटा हो गया तो कैसे काम चलेगा? तो बराबर लेंथ बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कॉपर और मैंगनीज की रेजिस्टेंस कैसे बराबर हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए, तो ये मैंगनीज है और ये क्या है, ये है कॉपर। ठीक, चलिए नाउ आगे हम बढ़ जाते हैं। अब इसमें आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का प्रूफ आपको करके दिखा देना है। तो ओम्स लॉ का प्रूफ करेंगे बहुत ही आसानी से। देखो, सिंपल सी बात है कि आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, हमने निकाल के रखी हुई है भाई, ई टाउ अपॉन एम। ई टाउ अपॉन एम अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो। और रिलेशन क्या होता है हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई करंट इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब I इज इक्वल टू एन ई ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ई टाउ अपॉन एम। I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ अपॉन एम। नाउ ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा कि भाई I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम, और इस ई के प्लेस पे मैं यहां पे लिख देता हूं, ई क्या होता है, वी अपॉन एल होता है। ई इज इक्वल डी वी अपॉन डी आर, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो ई होता है वी अपॉन एल। चलिए मैं लिख सकता हूं इसको, अभी देखना ध्यान से। I इज इक्वल टू ये बन गया एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। इस एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ को उस साइड भेज दें क्योंकि हमें ओम्स लॉ प्रूव करना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि भाई ये आई ऐसा लिख सकते हैं, चलो हम ऐसा कर देते हैं इसको। देखो वी, एक मिनट, आई इंटू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू वी। ठीक, समझो ये हमने निकाला। अब इसके बाद आप ये देखना ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर।
तो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलता है जब करंट फ्लो होता है? नहीं बदलता। चलिए, तो कांस्टेंट है। क्या ओम्स लॉ में हमने ये नहीं पढ़ा कि ओम्स लॉ सिर्फ जब तक वैलिड है जब तक कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, मतलब लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पर जो है ये मास, ये लेंथ भी कांस्टेंट है, अदरवाइज ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है एक यूनिट वॉल्यूम में 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हैं, जैसे कॉपर में एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 अप्रॉक्स इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाता है, मतलब एटम अपने इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके थे सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो एन भी कांस्टेंट हो गया। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट। जैसे लेंथ कांस्टेंट वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी कांस्टेंट रखना है। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम, उनको रिलैक्स करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर 1 बाय अभिषेक साहू, लिख के सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखो टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट हो गया इस तरह से। तो आप भी देखेंगे ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट, ठीक। और इसको हम क्या कंसीडर करें? इसको हम कंसीडर करेंगे लेट्स से यहां पर ml अपॉन NE² A टाउ इज इक्वल टू R, जो कि है कांस्टेंट, और इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। चलिए, तो यहां से I इंटू R इज इक्वल टू V। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको और लगा के लिख सकता हूं V इज इक्वल टू IR, और यहां से मैं इसको लिखूंगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। हट गया। दिस प्रूव्स ओम्स लॉ, और ये ओम्स लॉ का प्रूव हो गया। दिस प्रूव्स ओम्स लॉ। ये सारी चीजें आपको हमेशा इसमें याद रखनी है। समझ में आया ना? चलिए, तो ये हो गया अपना ओम्स लॉ वगैरह, ठीक। और इस पर जो न्यूमेरिकल है एकदम रद्दी से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक। कुछ भी नहीं, आपसे कह दिया जाएगा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, मतलब छोटी छोटी जो इंटरचेंजेबल क्वेश्चंस होते हैं वो कराए जाते हैं, और बड़ा कोई न्यूमेरिकल वगैरह इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यही सारी चीजें आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। एनसीईआरटी में एक आध जो क्वेश्चन इसका है वो सॉल्व करवाएंगे आपको। अगर आपको लग रहा है भाई ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो पा रही हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके बताओ मुझे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं भाई, वीडियो को शेयर करें अगर आपके लिए पॉसिबल है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो है दोस्तों, बंधुओं, सखाओं के साथ, ताकि ये वीडियो आगे बढ़ सकें। और आप अगर चाहें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। बस इतना ही काम आज के इस वीडियो के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन लेक्चर नंबर 3, और इस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू।